Hello, everybody. Welcome once again to your own channel, Krishna Singh Dev. I'm your mentor, Krishna, and today we are starting a brand new chapter. Yes, class 12 के स्टूडेंट से कम्युनिटी पोस्ट में हमने एक पोल करवा के पूछा था कि आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स ने वोट किया था फॉर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. तो ये फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग स्टूडेंट, की जिन्होंने भी फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी ये वाला चैप्टर के लिए वोट किया था, मुझे मालूम है कि उनने कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस किया होगा. लेट मी टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर. दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द बोर्ड्स आईएससी एंड सीबीएसई, एंड ये एक तरीके का बैकबोन है फॉर अनदर 4-5 चैप्टर्स. यस, कौन कौन से चैप्टर में? एक तो फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज. खुद में यहाँ से जो वेटेज है अलग अलग बोर्ड के लिए अलग अलग है, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगी कितनी वेटेज है उस चैप्टर के लिए. दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए. तीसरा रेशियो एनालिसिस के लिए. चौथा इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए. पांचवा आप इसके लिए कहां पर आएगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर के लिए. एंड देन अगर आप आईएससी स्टूडेंट है तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर. 6 चैप्टर फॉर आईएससी बोर्ड एंड 5 चैप्टर्स फॉर द सीबीएसई बोर्ड. इन सब के लिए इस चैप्टर की वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर अच्छे से पकड़ नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल कि आप इन सारे अदर चैप्टर्स में जिनके भी मैंने नाम गिनाए उनको अच्छे से कर पाए. स्पेशली द रेशियो एनालिसिस. जब हम अकाउंटिंग रेशियोज करते हैं तो वहां पर क्वेश्चंस करना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर हमें पता नहीं है कि हमारा बैलेंस शीट में कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ प्लेस होता है. तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है. चलिए आज करते हैं इसकी शुरुआत. ये है आपका फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1, जहां पर आपकी बैलेंस शीट दी है. चैप्टर नंबर 10 दिखाई दे रहा है. ये टीएस गरेवाल सर की बुक का स्कैन है, एसचेन पब्लिकेशन. आपकी सीबीएसई बोर्ड एंड आईएससी बोर्ड में दोनों ही बोर्ड्स में ये टीएस गरेवाल सर की बुक चलती है. यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 दिया है क्योंकि आईएससी की बुक का स्कैन है. सीबीएसई में भी बिल्कुल ऐसा ही है, इनका वॉल्यूम नंबर 2 है, तो आपका चैप्टर नंबर एंड बुक डिफरेंट है लेकिन जो पोर्शन है वो सेम है. सीबीएसई में एक एडिशनल थिंग दी हुई है, इनकम स्टेटमेंट को भी काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है जो कि यहाँ पर नहीं दिखाई देता है. ओके, सो हम उसके बारे में भी अलग से क्लासेस लेंगे. हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हम एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में कॉन्सेप्ट की तरफ भी ध्यान दें. तो सबसे पहले समझें कि फाइनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. फाइनल स्टेटमेंट के अंदर आता है, क्योंकि स्टेटमेंट्स वर्ड यूज किया जा रहा है ना कि स्टेटमेंट. तो पहले है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आती है. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट कहते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके ऊपर आप डेडिकेटेडली चैप्टर पढ़ेंगे. एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एनी एक्सप्लेनेटरी नोट, जिसमें से हमारे सिलेबस में सिर्फ ये वाला पार्ट बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट है. ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है हमें यहाँ से क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं और चैप्टर का नाम ऐसा क्यों, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 पार्ट 1, ये सब क्या है मैम? ये सब है इसलिए क्योंकि कंपनी जो है एक पब्लिक एंटिटी होती है, इसने एक पब्लिक से पैसे लिए हुए हैं. अज्यूमिंग कि इट इज अबाउट द पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया हुआ है. तो कंपनीज एक्ट 2013 मेक श्योर करता है कि अपनी कंपनी अपनी बैलेंस शीट में हर एक चीज डिस्क्लोज करे और किसी भी तरीके की बात छुपाई ना जाए. फुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे बाय द कंपनी और किसी भी तरीके की धोखाधड़ी शेयर होल्डर के साथ ना हो. इसीलिए हम अपनी मर्जी से यहाँ पे किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं. कंपनीज एक्ट 2013 ने अपने एक्ट में ही यहाँ पर शेड्यूल 3 में कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है और इस फॉर्मेट को ही फॉलो किया जाना है. अब अगर आप बैलेंस शीट की तरफ देखें तो ये आपको वर्टिकल बैलेंस शीट दिखाई दे रही है. मतलब पिछले साल जो हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटर की, या फिर आप अभी जो पार्टनरशिप में बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं जिसमें कि आपके पास एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड है, वो यहाँ नहीं है. जो हमारा लाइबिलिटी साइड होता था वो ऊपर चला गया पैनल में, जिसका नाम बदल के इक्विटी एंड लाइबिलिटी हो गया, और नीचे का पैनल है एसेट साइड. अब यहाँ पर सबसे पहले जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है इक्विटी एंड लाइबिलिटी. होल बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इन हेडिंग एंड सब हेडिंग, और इनको इसी तरीके से याद करना पड़ेगा. यस, तो थोड़ा रट्टाफाई आपको करना पड़ेगा यहाँ पर. तो सबसे पहले है आपके पास इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हेडिंग है, पहली हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर फंड मतलब शेयर होल्डर ने कितना पैसा लगाया. उसके अंदर पहली सब हेडिंग है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल को काफी डिटेल में हम समझ लेते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है. शेयर कैपिटल में एक्चुअली 2 तरीके के कैपिटल का इंक्लूजन
डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा है इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये दोनों ही शेयर होल्डर्स फंड कहलाते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होती है जिनको प्रेफरेंस मिलता है एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। बाहर वालों को पैसा देने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अब ये जो कैपिटल है इसको कई फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्दर सब पार्ट्स कहाँ लिखे होते हैं, वो नोट्स टू अकाउंट्स में होते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो इंडेक्स ऑफ बुक की तरह होती है, जहां पर लिखा होता है मेन इंफॉर्मेशन की क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है और हर एक चीज का जो डिटेल है उसके लिए जैसे बुक में पेज नंबर लिखा होता है, यहाँ पे नोट नंबर लिखा होता है, उस नोट नंबर पे हम जाते हैं और पढ़ते हैं। तो ये जो है बुक के इंडेक्स की तरह काम करता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो टाइप ऑफ कैपिटल है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। हम सब ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि जब भी कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो कंपनी को एक डॉक्यूमेंट बनाना होता है जिसे बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉजेस होते हैं। उन 6 क्लॉजेस में से एक क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। इस कैपिटल क्लॉज के अंदर लिखा जाता है कि कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी होने वाली है जो इट्स लाइफ टाइम में वो इश्यू करेगी, उसे बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल। वहां पे अमाउंट ऑफ कैपिटल लिखा होता है और उस कैपिटल को कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया गया और ईच शेयर कितने का है वो डिटेल लिखा जाता है। डिस्क्लोजर पर्पस के लिए ऐसे लिखना होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो अमाउंट ऑफ कैपिटल है जो कि पब्लिक को इशू किया गया है या पब्लिक से बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया पब्लिक को कि हमारी इतनी शेयर कैपिटल आप खरीद लीजिए। सो लेट्स से ऑथराइज कैपिटल है 10 करोड़ रुपए की, उसमें से अगर हमने अभी 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए इशू किए, इनवाइट किया पब्लिक को इशू हमारा ये जो सब्सक्रिप्शन ले लो, तो उसे बोलते हैं हम लोग इशूड कैपिटल। जरूरी नहीं कि जितनी कंपनी ने कैपिटल इशू की है सारी की सारी कैपिटल पब्लिक परचेज कर ले, उसमें से कुछ पार्ट पब्लिक परचेज कर सकती है या फिर पूरा का पूरा परचेज कर सकती है। तो जितना परचेज किया गया उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है परचेज करना, जैसे हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो ऐसे ही यहाँ पे पब्लिक सब्सक्राइब करती है कैपिटल को या परचेज करती है, तो इसे बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड कैपिटल का मतलब होता है वो पार्ट ऑफ कैपिटल जो कंपनी ने पूरा का पूरा बुला लिया है। कंपनी कैन आस्क द कैपिटल इन वेरियस पार्ट्स आल्सो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 5 करोड़ की कैपिटल बुलाई है तो कंपनी ये कर सकती है पहले 1 करोड़ बुलाए, फिर 2 करोड़ बुलाए, फिर बाकी का अमाउंट बुलाए, या 5 करोड़ एक साथ बुला सकती है। तो अगर पूरी कैपिटल बुला ली गई है एंड पूरा अमाउंट पे भी कर दिया गया है बाय द पब्लिक तो उसे बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ने या तो पूरी कैपिटल बुलाई नहीं है या फिर कंपनी ने तो बुला लिया है लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने डिफॉल्ट कर दिया, उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया है। इन दैट केस ऐसी कैपिटल को बोला जाता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कैपिटल। अब इन सारी डिटेल्स को आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। यहाँ पे जब डेफिनेशंस लिखी हुई है तो सेक्शन नंबर के साथ लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 की एप्लीकेशन है यहाँ पर, तो जितनी डेफिनेशन है वो सेक्शन नंबर एंड सब सेक्शन के साथ लिखी गई है। आपको कोई भी सेक्शन या सब सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब वो बच्चे लॉ पढ़ते हैं तब वहां उनको पढ़ना होता है। अभी आपको इसकी 12th के लेवल पे कोई जरूरत नहीं है कि आप सेक्शन सब सेक्शन के साथ याद करें। आप सिंपली उसको ऐसे ही याद कर सकते हैं विदाउट सब सेक्शन के। ओके अब ये हो गया आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ तक का पार्ट इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बुक में कुछ और दिया हुआ है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल दिया गया है, पेड अप शेयर कैपिटल दिया हुआ है एंड शेयर कैपिटल पेड अप। उसको मैं स्किप करते हुए चल रही हूँ अभी क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं जा रही हूँ दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के नीचे ही था। शेयर होल्डर फंड के नीचे 3 चीजें लिखी हुई है, उसमें से पहला है शेयर कैपिटल एंड दूसरा है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पार्ट भी हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है? जो प्रॉफिट है कंपनी का या प्रॉफिट में से जो फ्लोइंग बैक करी गई है अलग अलग रिजर्व्स के नाम से, उसे बोलते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। तो यहाँ पर है कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड अदर रिजर्व। तो इन सबको आज हम ओवरव्यू ले लेते हैं। उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में दोबारा से जब नेक्स्ट क्लास लूंगी तो आपको काफी डिटेल में बताऊंगी। कैपिटल रिजर्व सबसे पहले मतलब समझे कि कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व बनता है आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ये कैपिटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? कैपिटल प्रॉफिट विच आर नॉन रिकरिंग इन द नेचर। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कोई एसेट सेल करी, वो एसेट थी 5 लाख रुपए की, बुक वैल्यू उसकी थी और एसेट मार्केट में सेल हो गई 7 लाख रुपीज के लिए। तो अगर ज्यादा अमाउंट के लिए एसेट सेल हो जाती है तो ये जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट होता है बिकॉज दिस इज नॉन रिकरिंग इन द नेचर। ऑब्वियसली कंपनी
अपनी रोज एसेट्स को सेल नहीं करती है। देन है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी जब अपने इक्विटी शेयर्स का बायबैक करती है या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करती है तो एक रिजर्व बनता है विच इज कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिडम्पशन का मतलब इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग होता है रीपेमेंट करना। ओके, सो उसके लिए एक रिजर्व बनता है जिसे बोला जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आउट ऑफ प्रॉफिट्स या फ्री रिजर्व में से इसे बनाया जाता है। देन नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या है? कंपनी अगर अपनी कोई भी सिक्योरिटी इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को अगर फेस वैल्यू से ज्यादा पर इश्यू करे, मतलब 10 रुपए का शेयर अगर कंपनी 50 रुपए में इश्यू करती है तो जो ऊपर से 40 रुपए एक्स्ट्रा पब्लिक से ले रही होती है इसे बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इस अकाउंट में से पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। इसके 5 स्पेसिफिक यूजेस होते हैं जैसा कि मैंने बोला, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे आपको पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट है आपके पास डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी अपनी इक्विटी को या प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करेगी तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाएगी। यहाँ पर जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है, डिबेंचर क्या होते हैं? एक तरीके के लोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो पब्लिक को इश्यू किए जाते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब कंपनी उसको रिडीम करती है, मतलब रीपेमेंट करती है, तो उस साल में लॉ की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कंपनी को ये रिजर्व बनाना होता है जिसे बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। देन इसके बाद आता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब अगर किसी भी फिक्स एसेट की मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो इस अपवर्ड रिवीजन से एक रिजर्व बनता है जिसे बोला जाता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। ओके, देन शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है। यहाँ पर इसॉप करके एक चीज आती है। इसॉप मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। जो भी एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहे होते हैं या एम्प्लॉयज को टिका के रखने के लिए कंपनी में उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कंपनी की इक्विटी शेयर्स कम दाम पे खरीदने का मौका मिल रहा है और उसको एक्सरसाइज करने के लिए 1-2 साल का पीरियड दे दिया जाता है। तो जब तक कि उन्होंने अपना पीरियड ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है और अभी पीरियड लैप्स नहीं हुआ है तो इस अकाउंट को खोल के रखना पड़ता है जिसे बोलते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। देन अदर रिजर्व्स हो सकते हैं कि जिनका नेचर स्पेसिफाइड नहीं, उनको हम अदर रिजर्व में डाल देते हैं। एंड लास्ट में आता है रिजर्व सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब इस साल कितना प्रॉफिट हुआ वो और पिछले साल से जो कैरी फॉरवर्ड होके आया है उसका एक टोटल निकाला जाता है, उसे बोलते हैं सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों ये हो गया सारा का सारा आपका 2 पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया शेयर कैपिटल। ये सारी रीडिंग आपको अच्छे से करनी होगी, जितनी सब हेडिंग्स आ रही है उसको अच्छे से समझना होगा, लिख के देखना होगा। सजेशन रहेगा 4 से 5 बार इसको लिख के देखिए तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। एंड आज की क्लास के लिए इतना ही। जाते जाते एक बात याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वी विल मीट वंस अगेन, टिल देन बाय, हैव अ ग्रेट डे।